क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 पर आ चुके हैं और एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशंस की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हेलो बच्चों, दिस इज रोहित धीमान एंड वेलकम टू रोहित धीमान मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दूं। अगर आपको हर क्लास के बाद चाहिए पीडीएफ नोट्स क्लास के, तो आपको टेलीग्राम चैनल रोहित धीमान मैथ्स ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर क्लास के बाद आपको क्लास की पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं रोहित धीमान मैथ्स के, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। ये एक आयताकार खेत है, ऐसा मान लेते हैं। ये खेत है ABCD। ठीक है, इस खेत का एक विकर्ण है, उस विकर्ण को AC मान लेते हैं कि AC वो विकर्ण है। ठीक है, ये हमें कहा गया है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी विकर्ण की और बड़ी भुजा दोनों की तुलना छोटी भुजा से करवाई गई है। तो हम छोटी भुजा को ही x मान लेते हैं कि छोटी भुजा x मीटर की है, ऐसा हमने मान लिया। लिख देते हैं माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार जो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा हो जाएगा। छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक लंबा होने पर ये x प्लस 60 मीटर लिखा जा सकता है। और जो इसकी छोटी भुजा है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है, इससे 30 मीटर अधिक होने पर यहाँ x प्लस 30 आ जाएगा। इतने मीटर की छोटी भुजा हो जाएगी। अब हम चित्रानुसार लिख सकते हैं। चित्रानुसार चित्र में ये विकर्ण हो गया x प्लस 60 और ये बड़ी भुजा हो गई x प्लस 30। चित्रानुसार अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो विकर्ण है उसका स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर होता है छोटी भुजा यानी BC का स्क्वायर और प्लस दूसरी छोटी भुजा यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। AC का वैल्यू x प्लस 60 है हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया। BC का वैल्यू x है, x का स्क्वायर लिख दिया। और AB का वैल्यू x प्लस 30 है, x प्लस 30 का भी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
टू ए बी हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60 इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ इस वाले सूत्र में, इस वाले ब्रैकेट में हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है और एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है और दोनों पॉजिटिव भी है, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो। 60 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 60 का स्क्वायर करने के लिए जैसे 60 के आगे 1 जीरो है तो 36 के आगे 2 जीरो लगा दो। 60 दूनी 120 एक्स बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 होता है और यहाँ 30 है, 1 जीरो है तो 9 के आगे डबल जीरो लगा दो और 30 दूनी 60 एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों ही पदों को बराबर के दूसरी ओर ले जाओ, लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 900 एक्स प्लस 60 एक्स माइनस 120 एक्स माइनस 3600 बराबर 0। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 900 के साथ एक्स नहीं लिखना है, इसको हटाते हैं, इरेजर, 900 के साथ एक्स नहीं लिखना है, प्लस, यहाँ ध्यान से देखिए 60 एक्स हैं आपके पास प्लस के और 120 एक्स हैं माइनस के, तो 60 एक्स में से 120 एक्स घटाओगे तो कितने मिलेंगे, माइनस के 60 एक्स ही मिलेंगे ना, तो माइनस 60 एक्स मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3600 है माइनस के और 900 है प्लस के, तो 3600 में से 900 घटाओगे तो कितने मिलेंगे, 2700 मिलेंगे ना, बराबर 0। ठीक है, हमने सभी पदों को हल कर दिया है आपस में जोड़ घटाकर, जो भी करना था। इसके आगे देखिए क्या करेंगे। अब हमें यहाँ ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 2700 के जिनको गुणा कर दूं तो 2700 आ जाए, और अगर उनको जोड़ दूं, सॉरी अगर उनको घटा दूं तो 60 आना चाहिए। अगर मैं 90 गुणा 30 करा दूं तो 2700 हो जाएंगे ना, और 90 में से 30 घटा दूं तो 60 हो जाएंगे, है ना। यही बात हम यहाँ 60 के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, हमें ये फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही हमारे माइंड में बन चुका है इसका जो आगे का प्रोसीजर है वो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 60 के स्थान पर 90 माइनस 30 लिख देते हैं, इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0 हो गया। गुणनखंड विधि से होगा अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स हो जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस 30 एक्स माइनस 2700 और बराबर 0 हो गया। अब दो दो के जोड़े बना लेते हैं और पहले जोड़े से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 90 रह गया, फिर प्लस दूसरे जोड़े से 30 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 90 रह जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 90 कॉमन आ गया, तो हमारे पास इधर से ये x बचेगा और इधर से ये 30 बचेगा, तो x प्लस 30 हो गया बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो x माइनस 90 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 30 बराबर 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब x बराबर यहाँ से 90 हो जाएगा तथा यहाँ से x बराबर माइनस 30 हो जाएगा, और चूंकि खेत की भुजाएं हैं, खेत की भुजाएं हम दूरी में लेते हैं और दूरी को हम निगेटिव में नहीं लेते, तो इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। और जो हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहने वाला है वो ये 90 है, और ये क्या है, ये भैया छोटी भुजाई है हमारे पास,
तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर है। बात करें खेत के विकर्ण की, तो खेत का विकर्ण कैसे मिल रहा था? खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था, तो ये 90 + 60 यानी 150 हो जाएगा, 150 मीटर। और खेत की जो बड़ी भुजा थी वह कितनी अधिक थी छोटी भुजा से? खेत की बड़ी भुजा वो थी 30 मीटर अधिक x से, तो ये 90 + 30 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया है। आंसर है इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और नीचे बड़े ही शानदार तरीके से आंसर लिख देंगे। समझ गए? तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन 7 है। इसमें कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम इसको दो चर लेकर और फिर उनको सिंगल चर में एक द्विघात समीकरण बनाकर तब करेंगे। मान लेते हैं, माना अभीष्ट संख्याएं x तथा y है, तब प्रश्नानुसार आप देखिए यहां प्रश्न में कहा गया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दैट मीन्स x² माइनस y² बराबर 180 है। और कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम ना यहाँ x को तो मान लेते हैं बड़ी संख्या और y को मान लेते हैं छोटी संख्या। यहाँ लिख देते हैं तथा x बड़ा है और y छोटा है। तो इनका अंतर तो 180 हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान लो। तथा साथ ही आपको क्या कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या को कौन है? y² है, तो y² का वर्ग y का स्क्वायर, ठीक है, y का वर्ग y², बड़ी संख्या का 8 गुना है, बराबर है 8 गुना बड़ी संख्या यानी x, तो y² = 8x हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से अब हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं एक चर में। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से ये y² का वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में y² के स्थान पर रख दो, तो x² माइनस 8x = 180 हो जाएगा। या पक्षांतरण करके 180 को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर रखें तो ये -180 बराबर 0 हो जाएगा। अब 180 के ऐसे गुणनखंड ढूंढो जिनको गुणा कराए तो 180 आ जाए और घटाए तो 8 आ जाए। तो मेरी समझ में आ रहा है अभी कि 10 × 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा कर दूं तो 180 आ जाए। माफी चाहूंगा 18 × 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा कर दे तो 180 आ जाए और 18 में से 10 घटा दे तो 8 आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ 8 के स्थान पर ये 18 - 10 रख लेना है। ठीक है, तो रख लेते हैं, चलिए इसको x² माइनस 18 - 10 इंटू x माइनस 180 = 0, या x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। दो के जोड़े बनाए और पहले जोड़े में से x को कॉमन लिया तो x - 18 बचा, प्लस दूसरे जोड़े में से 10 कॉमन लिया
तो x माइनस 18 बचा बराबर 0। अब x माइनस 18 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 बच गया और बराबर में 0 आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। अब यहां से या तो x माइनस 18 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 10 बराबर 0 होगा। ठीक है, x का मान यहां से 18 आ जाएगा तथा यहां से x का मान माइनस के 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में था क्या, संख्याएं थी, तो x का मान 18 हो गया। पहले हम 18 को एक्सेप्ट करके चलते हैं आगे। ठीक है, x का मान 18 को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब x का मान तो आ गया, तो x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख देता हूं पहले। समीकरण 2 थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो अब ये 8 में x के स्थान पर 18 रख दिया। 18 अट्ठे 144 हो गए। y का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 12। तो अभीष्ट संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, एक तो मिल गई 12 और एक मिल गई 18। तो अभीष्ट संख्याएं नीचे कंक्लूजन में लिख देंगे। अतः अभीष्ट संख्याएं अट्ठारह व 12 है। ठीक है, ये अपना आंसर है। इसीलिए आंसर को जब आप एग्जाम में होते हो तो ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखा करो। ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब चलिए समझते हैं अगले प्रश्न को कि क्या है अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़ लीजिए एक बार। तब तक मैं 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं। कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो समझाता हूं आपको। आप सबसे पहले ये मान लो कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। पहले 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 360 है, तो 360 बटे चाल कितनी है अपने पास, चाल है अपने पास x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटे में आ जाएगा 360 बटे x घंटे। ठीक है, अब यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर देने पर तय करनी है, तो लिखेंगे तथा 360 किलोमीटर की दूरी। देखो अभी चाल x थी, हमने क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी चाल, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। अधिक का मतलब इसमें जोड़ दो, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय।
दूरी तो भाई वही है, चेंज नहीं हुई, दूरी तो 360 ही है। लेकिन अब की बार जो चाल है वो बदल गई है, चाल बढ़कर हो गई है x+5 और ये आएगा इतने घंटे में आंसर। आंसर नहीं आएगा अभी। 360 किलोमीटर की दूरी x+5 किलोमीटर की चाल से तय करने में लगा समय आ गया। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए इनमें रिलेशन कैसे ढूंढना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिए। देखो आपसे कहा गया है कि भाई उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब x चाल से चलने पर और फिर x+5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर जो ये दूरी तय करने का समय है उसमें 1 घंटे का अंतर आ रहा है। कहने की बात ये है, अब अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। एक आएगा इधर, हम इधर 1 लिख लेते हैं और हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, 360 बटे x तो बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, अधिक समय हो गया क्योंकि भाई यहाँ स्पीड कम है। अब कम स्पीड से चलने पर टाइम तो अधिक लगेगा ना, और यहाँ स्पीड बढ़ गई है तो ज़्यादा स्पीड से चलने पर टाइम तो कम लगेगा ना, तो इसलिए बड़ा अमाउंट ये है टाइम का और छोटा अमाउंट ये है। हम अंतर जब करेंगे तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 360 बटे x+5 को घटाकर ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इसके पास लिख देते हैं, बराबर 1। अब हमें बस इसको सोल्व करना है और एक द्विघात समीकरण बनानी है। इसके लिए हमने एलसीएम ले लिया x इंटू x+5। 360 दोनों ओर है, इसको कॉमन लेकर यहाँ लिख रहा हूँ पहले, और ब्रैकेट के अंदर इधर अब 1 बचा है, 1 में x+5 की मल्टीप्लाई होगी तो x+5 ही आएगा, माइनस इधर भी 1 बचा है और 1 में इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही आएगा, ठीक है। और अब हम इसको 1 के बराबर लिख देंगे। यहाँ देखिए इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, 360 के साथ गुणा में 5 बच गया और ये पूरा का पूरा टर्म इधर 1 के साथ गुणा कराएंगे तो x इंटू x+5 ही रहेगा ये, ठीक है। समझ आती है बात? अब इनकी गुणा करवा देते हैं, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 आ गया ये, और इधर x² प्लस 5x बचेगा, या x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें 1800 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि अगर उनको गुणा करा दूं तो 1800 आ जाए और उनको घटा दूं तो 5 आ जाए। तो मेरे माइंड में फ़िलहाल जो आ रहा है वो है 45 और 40। देखो अगर इनकी गुणा करवाते हैं तो गुणा करवाने पर 0 का 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 1800 आ गया, और अगर इनको घटा दूं तो 5 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 5 के स्थान पर ये 45 माइनस 40 रख देना है। तो लिखेंगे या फिर x² प्लस 45 माइनस 40 इंटू x माइनस 1800 बराबर 0। x² प्लस ये 45x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0 आ गया। या फिर दो दो के जोड़े बनाकर हम इसमें से पहले जोड़े में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बचेगा और दूसरे जोड़े में से 40 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45 बचेगा बराबर 0। अब ये x प्लस 45 हो गया कॉमन, तो x माइनस 40 बच गया बराबर हो गया 0 के। अब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब x प्लस 45 0 होगा या फिर x माइनस 40 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक x का वैल्यू तो हमारे पास माइनस 45 आएगा और एक x का वैल्यू हमारे पास 40 आएगा। अब चूंकि ये दूरी है
चाल है ये चाल, और चाल माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए x का मान जो 40 आया है वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है। तो अतः हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, सॉरी x के स्थान पर क्या आ गया है अब 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ये चूंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर है इसलिए इसको बॉक्स में बंद करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से लिखेंगे आंसर। समझ गए बच्चों? तो ये था प्रश्न 8। अब इसके बाद हम प्रश्न 9 के हल को देखते हैं। प्रश्न 9 आपके पास ये है, दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं ना जो छोटा नल है मैं मान लेता हूं कि वो x घंटे में टैंक को भर रहा है। माना छोटे नल को टैंक को भरने में लगा समय x घंटे है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर छोटे व्यास वाले नल ने इस टैंक को x घंटे में भरा है तो बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? बड़े व्यास वाले नल द्वारा टैंक को भरने में लगा समय जितना समय छोटा नल ले रहा था ये उससे 10 घंटे कम लेगा। छोटा नल x घंटे ले रहा था तो ये बड़ा नल उससे 10 घंटे कम लेगा, अर्थात x में से 10 घटा दीजिए तो x माइनस 10 घंटे आएगा छोटे नल द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा टैंक को भरने में लगा समय। अब हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी और उसमें एक क्वेश्चन आया था 3.6 की बात कर रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को n दिनों में कर सकता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/n होगा। ठीक यही जो सिचुएशन है यहाँ पर अप्लाई होती है कि अगर एक नल किसी टैंक को x घंटे में भर रहा है तो उसका 1 घंटे में नल का भरा गया भाग 1/x होगा। समझ रहे हो? अगर x घंटे लग रहे हैं किसी टैंक को भरने में, किसी नल को, तो 1 घंटे में वो नल का कितना हिस्सा भरेगा? 1/x हिस्सा भरेगा। इस बात को नोट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे नल की। छोटे नल को, छोटे नल द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग ये हो जाएगा 1/x। तो ठीक है ना, 1 घंटे में जो छोटे व्यास वाला नल है वो टैंक का 1/x भाग भर देगा। इसी प्रकार जो बड़ा नल है, बड़े नल
द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग। भाई बड़ा नल जो है वो x-10 घंटे लेता है टैंक को भरने में, तो 1 घंटे में भरा गया जो भाग है वो 1/x-10 हो जाएगा। समझ गए। अब चूंकि दोनों टैंक साथ मिलकर 9 सहित 3/8 घंटों में इस दोनों नल एक साथ मिलकर 9 सहित 3/8 घंटों में इस होज को भर रहे थे। ठीक है, टैंक कहें या होज कहें, यहां पर मैंने टैंक लिख दिया है जबकि क्वेश्चन में होज दिया गया है, तो टैंक कह ले या होज कह ले, बात एक ही है। तो अब चूंकि दोनों नलों द्वारा होज को भरने में लिया गया समय था, होज को भरने में लिया गया समय कितना था, वो 9 सहित 3/8 घंटे, या फिर इस 9 सहित 3/8 घंटों को मैं एक उचित भिन्न में बदल लेता हूं। 8 नम 72 और 3 75, 75/8 घंटे। अब जरा ध्यान देना, जब छोटा नल x घंटे में भर रहा था तो 1 घंटे में वो 1/x भाग भर रहा था। जब बड़ा नल x-10 घंटे में टैंक को भर रहा था तो वो 1 घंटे में 1/x-10 भाग भर रहा था। अब दोनों नल एक साथ 9 सहित 3/8 या फिर कहीं 75/8 घंटे में टैंक को भर रहे हैं, तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरा जाएगा, तो 75/8 को 1 के नीचे रख देंगे। तो इंप्लाइज दैट दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग, ये 1/75/8 हो जाएगा, या फिर हम इसको 8/75 घंटे 8/75 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। देखो, 1 घंटे में जो छोटा नल है उसने टैंक का इतना हिस्सा भर दिया और जो बड़ा नल है उसने इतना हिस्सा भर दिया। अब ये दोनों हिस्से जुड़कर पूरा टैंक बना रहे हैं, और पूरा टैंक कितना है, जितना दोनों नलों ने 1 घंटे में भर दिया, तो ये पूरा टैंक का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर हम 8/75 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे अब चूंकि हटाइए, बस अब डायरेक्ट लिखते हैं 1/x प्लस 1/x-10 बराबर होगा 8/75। ठीक है, एलसीएम लेते हैं और इसको हल करते हैं आगे। x इंटू x-10 एलसीएम हो गया, x-10 की मल्टीप्लाई क्रॉस में इधर 1 के साथ होगी तो x-10 ही मिलेगा, प्लस x की मल्टीप्लाई इधर 1 के साथ होगी तो 1 ही मिलेगा, सॉरी x ही मिलेगा, और इक्वल्स टू 8/75 हो जाएगा। अब ये x और x जुड़कर 2x हो गए, -10 x की गुणा ब्रैकेट में दोनों पदों के साथ करा दी तो x² - 10x हो गया, बराबर 8/75। 75 को गुणा करा दो 2x और 10 के साथ, तो 75 दूनी 150 हो जाएंगे, 150x आ गया और -750 आ गया। x² - 10x की गुणा 8 के साथ करानी है, तो ये 8x² - 80x आ गया। अब इन दोनों पदों को राइट हैंड साइड में पक्षांतरित कर देते हैं, या x² - 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, समझ रहे हो बात।
अच्छा जी, अब क्या होगा आगे? आगे हम इसको और सोल्व करते हैं। तो ये 15 में 8 जोड़ दो और 23 हो जाएंगे ना, तो ये 230x हो जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करना चाहें अगर, तो हमें 750 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने होंगे जिनको गुणा कराए तो 750 आ जाए, और उनको अगर भाग कराए। अच्छा, यहाँ ना कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है, वो मिस्टेक मुझे नज़र आ गया है, खैर जल्द ही। 8 यहाँ से छूट गया था। क्या छूट गया था? 8। तो अब तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं? 4 को कॉमन लेकर ये 4 दूनी 8, सॉरी 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 चौक 8, 8x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115x हो गया, और प्लस 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 375 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पूरा 0 होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब 375 गुणा 4 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12 और 3 15। अब हमारे पास 1500 है, तो 1500 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि गुणा करे तो क्या आ जाए? 1500 आ जाए, और जोड़े तो 115 आ जाए। तो ये तो सिंपल है। क्या है कि 100 और 15 की गुणा कर लेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 100 और 15 को जोड़ देंगे तो 100 और 15 को जोड़ देंगे तो 115 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ 115 के स्थान पर लिखना है 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। पहले कपल से 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 4 की 100 में 25 चौका 100 होते हैं, तो यहाँ 25 बच जाएगा, माइनस 15 इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 25 बच गया बराबर 0। अब x माइनस 25 कॉमन आ गया, तो बच गया 4x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x के 2 वैल्यू आएंगे, एक तो 25 आएगा तथा दूसरा क्या आएगा? 15/4 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 25 को लेकर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो अतः छोटा टैंक, छोटा छोटा नल हौज को भरने में 25 घंटे तथा बड़ा नल 25 माइनस 10, जैसे x माइनस 10 था ना ऊपर, यहाँ 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे का समय लेगा। ठीक है, और ये अपने आंसर आ चुके हैं, इसलिए इसको बॉक्स में बंद करके रख देंगे। समझ गए? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, कहा जा रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या होगी? यहाँ किसकी चाल को x मानना है? तुलना देखो किसकी किससे हुई है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब सवारी रेलगाड़ी की या सवारी गाड़ी की औसत चाल से तुलना की गई है, तो हम यहाँ सवारी गाड़ी की औसत चाल को x मान लेंगे। माना सवारी
गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर एक्सप्रेस की चाल कितनी होगी? तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्वेश्चन में कहा गया है कि सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है। अब कहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी ये दोनों जितना जितना भी समय लेंगी उनका अंतर 1 घंटा है। तो अभी हमें इनका लिया गया समय ज्ञात करना है 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो लिखेंगे अब 132 किलोमीटर की दूरी सवारी गाड़ी द्वारा, सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर, सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 132 है और चाल कितनी है x सवारी रेलगाड़ी की, तो इतने घंटे लगेंगे। तथा 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। दूरी तो भाई वही है 132 ही, चेंज नहीं हुई है, लेकिन चाल बदल गई है, चाल बढ़ गई है एक्सप्रेस की, x प्लस 11 हो गई है, तो इतने घंटे लगेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर 1 घंटा है, तो अब हम यहां ये देखेंगे कि इन दोनों में से अधिक वाला समय कौन सा है। तो भाई पैसेंजर गाड़ी धीरे धीरे चलती है, सवारी गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो अधिक समय लेगी, और एक्सप्रेस तेज चलती है तो ये कम समय लेगी। इसका मतलब जो सवारी गाड़ी का समय है वो तो अधिक है और जो एक्सप्रेस का समय है वो कम है, और हमें अधिक में से कम को घटाना होता है। तो 132 बटे x में से हम घटा देंगे 132 बटे x प्लस 11 को, बराबर 1 घंटा हो जाएगा। समझ गए? या यहां से 132 को कॉमन ले लेता हूं, इधर 1/x बच गया और इधर 1/x प्लस 11 बच गया, ये बराबर 1 के हो जाएगा। यह 132 को एज इट इज लिखा, यहां एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस 11, x प्लस 11 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कराएंगे तो x प्लस 11 ही आएगा, और x की मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ कराएंगे तो x आएगा, बराबर 1 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, और 132 की और 11 की गुणा करवानी है, 132 गुणा 11, और इस पद की गुणा इस 1 के साथ हो जाएगी, तो 1 गुणा x इंटू एक्स प्लस 11 हो गए। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x बच जाएगा। इसको पक्षांतरित करके दूसरी ओर ले जाऊं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 के ऐसे फैक्टर जिनको अगर मैं गुणा करा दूं तो 1452 आ जाए, और अगर उनमें से उनको घटा दूं आपस में तो 11 आ जाना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर मेरे दिमाग में आ रहे हैं 44 एंड 33, जिनको गुणा कराऊं तो 1452 आएगा, और अगर इनको घटा दूं तो 11 आएगा। तो मैं यहाँ 11 के स्थान पर 44 माइनस 33 रख रहा हूं,
इंटू एक्स माइनस 1452 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0 हो जाएगा। अब x को कॉमन ले लेंगे दो दो के जोड़े बनाकर, तो x इंटू एक्स प्लस 44 यहाँ बचेगा और माइनस 33 को कॉमन लेकर x प्लस 44 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 44 एलसी कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 33 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से माइनस 44 आएगा तथा यहाँ से x का वैल्यू प्लस 33 आएगा। और ये क्या है, चाल है, चाल को हम निगेटिव लेते नहीं हैं तो इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। और यहाँ जो x का वैल्यू 33 आया है उसको हम अटेम्प्ट करके आगे चलेंगे। हम लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस की चाल 33 में 11 जोड़ दो, जैसे x में 11 जुड़ा हुआ था तो ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और चूंकि ये हमारे आंसर हैं इसलिए इनको बंद करना बॉक्स में तो बनता है। लीजिए, ये हो गए आंसर हमारे। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और कौन सा वह क्वेश्चन है? क्वेश्चन 11। लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग हैं आपके पास, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। दो चर लेकर करूंगा इसको। मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर व दूसरे की y मीटर है। दूसरे की भुजा y मीटर है। तब दिया है, अच्छा दिया है से पहले हम लिख देते हैं तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा पहले वर्ग की x है इसलिए x का स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो इसलिए पहले वर्ग की भुजा x है तो 4x लिखा जाएगा। और दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा 4y, क्योंकि दूसरे की भुजा y है। अब दिया है, हमें दिया हुआ है कि अक्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर है। ये समीकरण 1 हो गई। तथा साथ ही कहा है हमें कि परिमापों का अंतर 24 है। दैट मीन्स 4x माइनस 4y बराबर 24 है। अब यहां से हम समीकरण 1 और 2 जो बनेगी हमारे पास उससे हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 4 को कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 24 हो गया। अब 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 होते हैं, इसलिए x माइनस वाई बराबर 6 बच गया। या फिर इस y का वैल्यू x के पदों में निकाल लेता हूं, y बराबर x माइनस 6 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर y का मान
रखने पर। रखिए बच्चों, समीकरण एक ये है हमारे पास, पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस वाई के स्थान पर एक्स माइनस 6 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, बराबर 468 हो गया। या एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा, बराबर 468 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है। ये फिर माइनस 12 एक्स लिख दिया, प्लस 36, और इसका पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। या 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, 12x को एज इट इज लिखा। देखो 468 में से 36 घटाओ, 8 में से 6 घटेंगे 2 बचेंगे, 6 में से 3 घटेंगे 3 बचेंगे, ये 432 बच जाएगा माइनस का, और बराबर 0। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 छिंग 12 है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 216 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0 के। अब 216 के ऐसे गुणनखंड मुझे ढूंढने हैं कि अगर उनको गुणा करा दूं तो आ जाए 216, और अगर उनको घटा दूं तो आ जाए 6। तो चलिए 216 के पहले प्राइम फैक्टर तो कर दूं, फिर ही तो पता चला पाऊंगा। 2 एकम 2, ना चलने वाली 0, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3। अब चलो कोशिश करते हैं गुणनखंड बनाने की। तो यहाँ मैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18 को ले लेता हूँ, 18 आ गया, और बाकी क्या बच गया, 2 दूनी 4 तिया 12 बच गया। तो अगर मैं 18 गुणा 12 करता हूँ तो 216 आता है, और अगर 18 में से 12 को घटा देता हूँ तो 6 आता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 6 के स्थान पर 18 माइनस 12 लिख लेना है, इंटू एक्स माइनस 216 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x हो जाएंगे जब x और माइनस दोनों ब्रैकेट के अंदर गुणा होंगे। माइनस 216 बराबर 0, 2 के जोड़े बना लिए, पहले जोड़े से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 आ गया, प्लस दूसरे जोड़े से 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 18 आ गया और x प्लस 12 आ गया, बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक तो 18 मिलेगा और एक x बराबर माइनस 12 मिलेगा। अब हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का प्लस वाला है। अब देखो आंसर तो दोनों आ चुके हैं, लेकिन हम यहीं से ही एकदम नहीं कह सकते कि एक संख्या 18, एक वर्ग की भुजा 18 और दूसरी वर्ग की भुजा 12 है। हमें कुछ इस तरह से अपना आंसर लिखना होता है। अतः अच्छा 1 मिनट, ये जो x का वैल्यू 18 आया है माइनस 12 लिखेंगे। अब x बराबर 18, इसको समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, और y का वैल्यू निकाल लो। समीकरण 2 दिखा देता हूँ फिर से आपको क्या है। समीकरण 2 है y बराबर x माइनस 6, तो ये y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर 12। अब लिखेंगे, आते हैं एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर थी या मीटर, मीटर में थी, मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर है, ठीक है। और ये अपना आंसर आया है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर बंद करके आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशन।
उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलते चलते आपको फिर इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हर क्लास के बाद पीडीएफ चाहते हैं, क्लास नोट्स चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 4.4 वो अभी देखिए स्क्रीन पर आपको शो होनी शुरू हो गई है। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।